Students, our today's topic is unit number 9 journeys, paragraph number 3 and 4. Let's start with it. जी, हमारा थोड़ा सा ये एक दो लाइंस का पार्ट जो है वो पिछले पैराग्राफ का भी रह गया था, मैं उसको भी अभी आपको पढ़ाऊँगी, रीड कराऊँगी। जी, monster cab that stood just behind me. Its evil eyes were wriggling on their stalks. Its mouth was all alive with appetite, and its vast claws smeared with an algal slime were descending upon me. यहाँ पे ये शो कर रहा है जहाँ पे उसने बताया पिछले पैराग्राफ में कि मैंने जो है वो अनकॉन्शियसली जो एक क्रैब है उसका एंटीना जो है वो हाथ में पकड़ लिया। ठीक है, तो कहते हैं जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ क्या है, अ मॉन्स्टर क्रैब दैट स्टूड जस्ट बिहाइंड मी, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। इट्स ईवल आइज वर रिगलिंग ऑन देयर स्टॉक्स, इट्स माउथ वॉज ऑल अलाइव विद एपिटाइट। ऑल अलाइव विद एपिटाइट यानी वो भूखा है, वो मुझे खाना चाह रहा है। उसकी जो उसके जो फेस को देख के या उसके माउथ को देख के जो है ना, उसकी या उसकी आईज़ को देख के जो कि मेरे ऊपर स्टक हुई नहीं है, उनको देख के लग रहा है कि वो मुझे खाना चाह रहा है। ठीक है, रिगलिंग का मतलब होता है रगड़ना, स्मियर्ड होता है दागदार होना, स्मियर्ड विद एल्गल स्लाइम का मतलब है कि वो एक एल्गल स्लाइम या थोड़ा मादा है गंदा सा चिपकने वाला, उसके साथ जो है ना वो दागदार हुआ हुआ है, लगा हुआ है उसके ऊपर वो स्लाइम वाला मादा जो। जी बच्चे, एंड इट्स वास्ट क्लॉज जो उसके हैं पंजे हैं, स्मियर्ड विद, उनके ऊपर जो है ना वो एल्गल स्लाइम लगी हुई है, और उनके साथ वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वर डिसेंडिंग अपॉन हिम, वो मेरे ऊपर झपटने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर आ रहे हैं। जी बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 3। इन अ मोमेंट माई हैंड वॉज ऑन द लीवर ऑफ माई टाइम मशीन। अब जैसे ही वो ये देखता है कि वो बिल्कुल मेरे ऊपर झपटने ही वाले हैं, तो वो क्या करता है कि टाइम मशीन से के लीवर को या उसके बटन को दबा के तो टाइम जो है वो आगे कर लेता है। ठीक है, और वो टाइम आगे करने से उसको ये है कि वो इस वाली कंडीशन से निकल जाए जिसमें वो प्रेजेंट में आके तो फंस गया। ठीक है, इन अ मोमेंट माई हैंड वॉज ऑन द लीवर ऑफ माई टाइम मशीन एंड आई हैड प्लेस्ड अ मंथ। अब वो उसने तकरीबन 1 महीने का जो टाइम है ना वो अपने और इन मॉन्स्टर्स यानी इन ये जो आपके पास आई हैं, ये जो मॉन्स्टर्स हैं, जो आपके ये क्रैब्स हैं, इनके और अपने दरमियान में उसने 1 महीने का जो टाइम पीरियड है ना वो सेट करके तो वो उसका लीवर दबा दिया है टाइम मशीन का। आपको पता है कि टाइम मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिससे वो अपनी मर्ज़ी से टाइम आगे या पीछे कर सकता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि राइटर ने ये यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है कि अगर आपके प्रेजेंट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका प्रेजेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो उससे भागना, उसको एवॉइड, उन प्रॉब्लम्स को का सलूशन ढूंढे बगैर उनको एवॉइड करके आप अगर आगे गुजरना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर में जा रहे हैं या फिर आप माजी में चले जाते हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो सॉल्व हो जाएंगी खुद ब खुद। ठीक है, यू हैव टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स इवन इन फ्यूचर लाइफ। अगर वो नहीं रिज़ॉल्व होती अच्छे तरीके से, उनका सलूशन नहीं ढूंढा जाता, तो वो आपको वहाँ भी फेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो यहाँ पे आपको क्रैब नज़र आ रहा है वो असल में उसकी वो प्रेजेंट जो है जो उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी, ये उनको इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्किंग क्लास थी वो असल में रिड्यूस हो गई हुई थी, उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज, इतना उनको पुश किया गया कि वो एक ये मॉन्स्टर्स जो है, जो मॉन्स्टर्स हैं उनकी शक्ल में वो आपके सामने अपीयर हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो असल में चाह रहा है कि जो वेल है, जो राइटर है
वो असल में एक वार्निंग दे रहा है that if capitalism continues to exploit the working class for the benefits of the rich, then they had to face all those problems. These problems will remain there. ठीक है? And according to the time traveler, the working class has been pushed underground for so long that it has evolved into a distinct nocturnal species, जो कि आप क्रैब की सूरत में देखते हैं। ठीक है, तो आपको बजाय इसके कि आपकी वो प्रॉब्लम्स वर्स हो जाएं, उससे उनके वर्स होने से पहले जो है आप उनका कोई बेहतरीन सलूशन ढूंढ लें, क्योंकि उनको अवॉइड करने से उनका सलूशन आप नहीं ढूंढ सकते। चाहे आप फ्यूचर में चले जाएं, चाहे आप पास्ट में आ जाएं, किसी डिवाइस के साथ टाइम आगे या पीछे कर लें, उन चीज़ों को अवॉइड करने से आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑन द सेम बीच, अब यहाँ वो क्या देख रहे हैं कि एंड आई हैड प्लेस्ड अ मंथ बिटवीन माई सेल्फ एंड दीज मॉन्स्टर्स, और वो कहता है कि मैंने अपने और इन ये जो बलाएँ हैं या क्रैब्स हैं इनके दरमियान में एक महीने का जो टाइम है वो सेट कर दिया। बट आई वॉज स्टिल ऑन द सेम बीच, लेकिन क्या है कि मैं उसी सेम बीच पर हूँ, साहिल समंदर पर हूँ। एंड आई सॉ देम डिस्टिंक्टली, और मैं उन्हें वाज़े तौर पर देख सकता हूँ। ठीक है, वो वहीं हैं। डजन्स ऑफ देम वर क्रॉलिंग इन द सोमर लाइट। सोमर लाइट का मतलब होता है डल लाइट, बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट ना होना। ठीक है, कहता है कि मैं उन्हें वाज़े तौर पर डजन्स ऑफ देम वर क्रॉलिंग इन द सोमर लाइट, कि वो वहाँ पे ही दर्जनों के हिसाब से रेंग रहे हैं उस कम लाइट में। आई कैन नॉट कन्वे द सेंस ऑफ I cannot convey the sense of abominable desolation that hung over the world। वो कहता है abominable desolation जो है बच्चे, abominable का मतलब होता है बहुत ही दिल दहला देने वाली, मकरूह। ठीक है, और desolation का मतलब होता है वीरानी, कि इतनी वीरानी है कि आपका दिल जो है ना वो दहल रहा है, डर खा रहा है, खौफ आ रहा है आपके दिल में। ठीक है, वो कहता है कि जो वहाँ पे वीरानी, दैट हंग ओवर द वर्ल्ड, जो दुनिया के ऊपर वहाँ पे छाई हुई है, मैं उससे मेरा दिल दहल गया। ठीक है, मैं वो बयान नहीं कर सकता किसी तरह से भी। ठीक है जी। अब आगे क्या है, द रेड ईस्टर्न, अब वो बता रहा है कि द रेड ईस्टर्न स्काई, सुर्ख कलर का जो है वो मशरकी आसमान जो है वो सुर्ख हुआ हुआ है। द ब्लैकनेस नॉर्थ वर्ड, शुमाली सिमत जो है वो बिल्कुल डार्क हुई हुई है। द डेड सी, मुर्दा समंदर है। द स्टोनी बीच वहाँ पथरीला जो है वो साहिल समंदर है। क्रॉलिंग विद दीज स्लो स्टीयरिंग मॉन्स्टर्स, स्लो स्टीयरिंग मॉन्स्टर्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलने वाली, आहिस्ता आहिस्ता हरकत पकड़ने वाली, जो ये क्रैब्स हैं, ये हैं वहाँ पे। द पॉइजनस लुकिंग ग्रीन ऑफ द प्लांट्स, और ऐसे पौधे हैं, ऐसे सब्ज़ पौधे हैं जो कि जहरीले नज़र आ रहे हैं। द थिन एयर दैट हर्ट माई लंग्स, और हवा इतनी कम है कि जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, और मेरे जो फेफड़े हैं वो मतलब आसानी से सांस नहीं ले रहे, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन रही है। ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अपॉलिंग इफ़ेक्ट, और ये सारी चीज़ें जो ऊपर बयान की गई हैं ये एक खौफनाक असर जो है उसको पैदा कर रही हैं, कि बहुत ही ज़्यादा ये सारी जो कंडीशंस हैं ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा डर और खौफ महसूस हो रहा है उसे। आई मूव्ड ऑन 100 years एंड ऑल वॉज स्टिल द सेम। वो कहता है इसके बाद वहाँ पे इन कंडीशंस के बाद जब मैं 100 साल का टाइम पीरियड जो है ना वो दरमियान में रख के, तो टाइम मशीन जो है वो उसके लीवर को प्रेस करता हूँ, तो वो 100 साल के बाद भी मुझे वही कंडीशंस नज़र आती हैं, उनमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आती। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका पैराग्राफ नंबर 3।
तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब नेक्स्ट जो है वो फोर्थ वाला भी पढ़ लें। I then travelled on 1,000 years or more, drawn on by the mystery of the earth's fate, watching with a strange fascination of the sun grow larger and duller in the westward sky and the life of the old earth above it. यहाँ पे बच्चे वो ये बता रहा है कि उसके बाद क्या है, वो 1,000 years और मोर जो है ना वो टाइम प्रेस करता है ताकि मैं आगे देखूं कि क्या कंडीशंस हैं वहाँ पे। ठीक है, वो देखना ये चाह रहा है कि अर्थ की फेट या फिर अर्थ की जो है वो वहाँ पे पहले उसने कंडीशंस जो देखी हैं उनमें कितना चेंज आता है, या जो फिज़िकल वहाँ पे कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है, या फिर जो लाइफ है वहाँ पे एनिमल या प्लांट लाइफ है उसमें कितना चेंज आता है 1,000 years के बाद। अब वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि जब मैंने किया है वॉचिंग विद अ स्ट्रेंज फैसिनेशन ऑफ द सन ग्रो लार्जर, कहता है कि सन जो है ना वो मुझे लग रहा है कि पहले से उसका साइज़ बढ़ गया, एंड डलर इन द वेस्टवर्ड स्काई, तो कहता है कि मगरबी सिमत जो है आसमान है उसमें जाके इसकी रोशनी कम हो गई है। एंड द ह्यूज एंड द लाइफ ऑफ द ओल्ड अर्थ एबवे, एबवे का यहाँ पे मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी जो पहली लाइफ थी आसमान जो पुरानी मतलब ज़मीन थी, ये तो 100 कई हज़ार साल के बाद है, वो कहता है ख़त्म हो चुकी है। एट लास्ट मोर देन 30 million years हैंस द ह्यूज रेड डूम, अब क्या कहता है कि 30 million years से भी ज़्यादा जब वो टाइम पीरियड गुजारता है तो फिर वो कहता है कि सन की जो रेड हॉट डूम है हैड कम टू ऑब्सक्योर नियरली 1/10 पार्ट ऑफ द डार्क स्काई। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला देना या कम कर देना या क्लियर ना रहना, क्लियरेंस ना रहना, वाजे ना होना। वो कहता है उसकी जो रेड हॉट डूम है, जो सुर्ख डूम, जो डूम शेप होती है जो थोड़ी सी आपकी जो सन की है, वो कहता है कि वो उसने तकरीबन जो है आपका डार्क स्काई है उसके तकरीबन 10वें हिस्से को, स्याह जो आपका आसमान है उसके 10वें हिस्से को उसने धुंधला दिया है या गैर वाज़े कर दिया है। देन आई स्टॉप्ड वंस मोर फॉर द क्रॉलिंग मल्टीट्यूड्स ऑफ क्रैब हैड डिसअपियर्ड, वो कहता है मैं देखता हूँ कि वो जो मल्टीट्यूड का मतलब होता है लार्ज नंबर में जो क्रैब्स थे वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। एंड द रेड बीच सीम्ड लाइफलेस, और वो कहता है कि वो जो सुर्ख साले समंदर है वहाँ पे अब ज़िंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आए। No, it was flecked with white and a bitter cold assailed me as white flakes came adding down. यहाँ पे जो है ना वो ये कर रहा है कि वहाँ पे जो अब बीच है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंड है, कहता है कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वाइट जैसे रुई होती है ना उसके साथ रुई के साथ जो रुई के जैसा हवाई भंवर आता है, जैसे बहुत ही ठंडा कर देने वाला, और उसके साथ वो मेरे से टकरा रही है या मुझे वो मार रही है। एडिंग डाउन का मतलब होता है हवाई भंवर, ठीक है, और फ्लेक्स होते हैं जैसे सफ़ेद, ये आ जाएगा आपका वाइट फ्लेक्स का मतलब हो जाएगा सफ़ेद सॉरी सफ़ेद रुई की तरह जो है ना वो एक कह लो कि लेयर होना, या केम एडिंग डाउन के जैसे हवाई भंवर जो है ना वो वाइट सफ़ेद रुई की तरह जो है ना वो ठंड को इंडिकेट ये कर रहे हैं, स्नो हो सकती है या वो उससे टकरा रही है जिसकी वजह से वो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। देयर वर फ्रिंजेस ऑफ आइस अलॉन्ग द सी मार्जिन, अब सी के मार्जिन उसके किनारों के साथ क्या है, बर्फ़ भी है। बट द मेन एक्सपेंस ऑफ दैट सॉल्ट ओशन, लेकिन वो जो नमकीन समंदर है उसका जो मेन एक्सपेंस का मतलब है, जो मेन उसका एक्सपेंस मीन जो लार्ज स्केल पे जो एक्सपेंड हुआ है, जो उसकी बॉडी मेन बॉडी है, ऑल ब्लडी अंडर द इटर्नल सनसेट वॉज स्टिल फ्रोज़न, लेकिन वो जो सीन वो देख रहा है सनसेट का उसके नीचे वो अनफ्रोज़न है, यानी उसके किनारों के ऊपर तो बर्फ़ जमी हुई है लेकिन जो मेन बॉडी उसके अंदर है वो जो है वो अनफ्रोज़न है, वहाँ पे वो जमी हुई नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो वो दिखा रहा है कि लाइफ जो है वो अर्थ पे किस तरह से कितनी देर के बाद वो चेंज हुई है वो, लेकिन मेन वही चीज़ें वो बता रहा है कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जो उनको आप अवॉइड करके आगे चले जाएं या पीछे आ जाएं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद सॉल्व नहीं होंगे। यू हैव टू रिज़ॉल्व दोज इश्यूज़, अदरवाइज़ यू हैव टू फेस देम नॉट ओनली इन पास्ट में तो आपने वो किए ही किए, लेकिन
यू विल हैव टू फेस देम इन फ्यूचर एज वेल। जी बच्चे, ये आपने करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोनों पैराग्राफ्स अगली रीडिंग में करके इसके तो फिर इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है वो उनको हम डिस्कस करेंगे। जी अल्लाह हाफ़िज़।